एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब के इस क्लास में हम करेंगे हरियाणा सीईटी प्रैक्टिस टेस्ट। हरियाणा सीईटी प्रैक्टिस टेस्ट के लिए जो टेस्ट सीरीज़ हमने चला रखी है और उसी टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 42। 41 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं और नॉलेज हब जो यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल दोनों जगह वो अवेलेबल है। पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और वीडियोज़ वगैरह वो यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे नॉलेज हब से। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस टेस्ट तैयार किया गया है ये 100% पूछे जाएंगे इसमें, और 100% किस हिसाब से पूछे जाएंगे, जो HSSC आपसे पूछेगी उसी हिसाब से। यानी कि कहने का मतलब है इसके अंदर जीके के प्रश्न हैं, कंप्यूटर के प्रश्न हैं, हरियाणा जीके भी है इसके अंदर, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, वो सारे सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल हैं जो HSSC आपसे पूछेगी पेपर के अंदर। सीईटी का पेपर जुलाई या अगस्त कभी भी हो सकता है, तो अपना प्रैक्टिस सेट डेली करें। ठीक है, 42 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। जो स्टूडेंट पहली बार हमसे जुड़ रहा है वो सारे प्रैक्टिस सेट जरूर देख ले पहले के। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 42 आज हम करने वाले हैं। इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, नॉलेज हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लें। पहली बार क्लास देख रहे हैं तो यूट्यूब पर नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, हरियाणा सीईटी प्रैक्टिस सेट नंबर 42 और ये टेस्ट सीरीज जो दी गई है ये आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा दी गई है। ये उनके हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई भी कोर्स वगैरह की जानकारी के लिए। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 42 आज हम शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम जीके से शुरू करेंगे और ये जो जीके के प्रश्न हैं इन्हीं प्रश्न के अंदर कंप्यूटर के प्रश्न भी मिक्स हैं। उसके बाद हरियाणा जीके अलग से करेंगे। तो पहला प्रश्न है जीके का है। इसमें दिया है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। रिलीजियस हार्मनी यानी कि धर्म के प्रति ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें प्रॉपर धर्म के प्रति लिखा गया है। रिलीजियस जो हार्मनी है, धर्म के बारे में जो उसके अंदर लिखा गया है। पहला है शिलालेख 13 रोक, ये लोग रोक वाला जो चट्टान के ऊपर लिखा वो रोक अभिलेख 13 नंबर का, ये 12 नंबर का, ये स्तंभ अभिलेख 7 नंबर का और ये है भबरू लघु अभिलेख। तो जो अभिलेख अशोक का जिसके बारे में धार्मिक सहिष्णुता के बारे में लिखा गया है पूर्ण रूप से, वो है रोक एडिक्ट 12, शिलालेख 12। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, शिलालेख 12। अगला है प्रश्न नंबर 2, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हिस्ट्री से है ये। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था। आपने पढ़ा होगा शाही फरमान, शाही फरमान। और वो शाही फरमान किसने जारी किया था, वो जारी किया था फ़रुखसियर ने। किसने जारी किया था, फ़रुखसियर ने। इस शाही फरमान की वजह से ही भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ था, क्योंकि ये जो शाही फरमान जारी हुआ था इसमें उन्होंने अंग्रेज़ों को फ्री में भारत के अंदर व्यापार करने की अनुमति दे दी थी फ़रुखसियर ने। कब की बात है ये, 1717 की बात है। 1717 में फ़रुखसियर ने अपना शाही फरमान जारी कर दिया था। मुग़ल शासक फ़रुखसियर, इसी जो शाही फरमान की वजह से अंग्रेज भारत में व्यापार करने लगे फ्री में, और आगे सारा गोल गोल अंग्रेज़ों ने भारत का कर दिया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। फ़रुखसियर ने शाही फरमान जारी किया था 1717 के अंदर, मुग़ल सम्राट फ़रुखसियर। अगला है प्रश्न नंबर 3, भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन से संबंधित होने के लिए जाना जाता है। कहने का मतलब है जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जो आपने सुनी होगी, वो किसने चलाई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का मतलब पहले तो ये इसका मतलब जानो, रैयत का मतलब क्या होता है। रैयत का मतलब होता है किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, किसानों से संबंधित थी। क्या था, जो टैक्स लेते थे ना जो पहले, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स लेती थी, बीच में बिचौले होते थे, उसके बाद किसान होता था। ये किसान से लेता था और बाद में अंग्रेजों को देता था। अंग्रेजों ने बिचौलिया ख़त्म कर दिया और सीधा किसानों से टैक्स लेने लग गई। ये था रैयतवाड़ी व्यवस्था।
जो बिचौले थे वो ख़त्म करके सीधा जो टैक्स लेता था, लैंड रेवेन्यू जो होता था, जो लेना था अंग्रेजों को, वो सीधा किसानों से लेने लग गई। बिचौलिए ख़त्म कर दिए थे। ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। किसकी देन थी ये थी टॉमस मुनरो की। टॉमस मुनरो की। टॉमस मुनरो कौन था? ये था गवर्नर मद्रास का। कहाँ का गवर्नर था? मद्रास का। इसने सबसे पहले मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाई। कब की बात है ये? 1820 की। 1820 में मद्रास के अंदर सबसे पहले टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाई थी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, इसके बाद मुंबई के अंदर चली थी। इसमें क्या था? जो बिचौलिए ख़त्म कर दिए थे, जो डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू जो होता था वो किसानों से अंग्रेज लेने लग गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट लेने लग गई। ठीक है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित अधिनियमों से किस एक अधिनियम ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्चतम पदों पर प्रवेश की अनुमति दी थी? यानी कि ऐसा कौन सा अधिनियम था इन चारों में से जिसके बाद जो भारतीय थे, इंडियन थे, वो ब्रिटिश जो सरकार थी, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था जो इंडिया के ऊपर, उसमें उच्च पदों पर भी जा सकते थे? ऐसा कौन सा अधिनियम था? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट 1854 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861? कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारतीय जो थे पहली बार उच्चतम पदों पर जा सकते थे? ठीक है, एटलीस्ट थ्योरेटिकली का मतलब है सिर्फ कागजों में ऐसे लिख रखा था कि हाँ भाई यहाँ पे भारतीय भर्ती हो सकते, होना नहीं था, ये भी ध्यान रखना। थ्योरेटिकली का मतलब सिर्फ ऐसे ही खाना पूर्ति के लिए। वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत जो भारतीय थे वो हायर पोस्ट पर जा सकते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक था चार्टर एक्ट 1833 का। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल बंगाल का था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। देखो, चार्टर एक्ट 1833 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं जो ब्रिटिश काल की, उसमें चार्टर एक्ट 1833 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन डी, 1861 वाला इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। लेकिन मैं आपको बताने लग रहा हूँ चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। इसमें क्या था? जो गवर्नर जनरल जो बंगाल का था ना, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। सबसे पहला कौन गवर्नर जनरल बना था? बेंटिंग, विलियम बेंटिंग था जो वो पहला गवर्नर जनरल बना था पूरे भारत का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस एक्ट के तहत भारत में जो था वो सिविल सर्वेंट्स अब नौकरी कर सकते थे, सिविल सर्वेंट्स वाले। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो सिविल सर्वेंट्स थे, यानी कि ओपन कंपटीशन होने लग गया था, भारतीय भी इन पेपर के लिए अप्लाई कर सकते थे सिविल सर्वेंट्स के लिए। भारतीयों को अनुमति दे दी गई थी सिविल सर्वेंट्स की, जो सिविल सर्विसेज होती है उसमें, यानी कि भाई सिलेक्शन नहीं होना वो एक अलग बात थी, इनके लिए भाई सिविल सर्वेंट्स जो है आप देख सकते हैं चार्टर एक्ट 1833 के तहत। लेकिन हायर रैंक जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए जो दी गई थी वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और 1833 का चार्टर एक्ट जरूर पढ़ना है आपको ध्यान से। अगला है प्रश्न नंबर 5, चित्रकूट जलप्रपात यानी कि चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ पर है? देखो, चित्रकूट नहीं आएगा, इसका उत्तर कहीं ऑप्शन ए लगा दो, ऑप्शन ए गलत है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? ये है बस्तर जिले के अंदर। और बस्तर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर। बस्तर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ का एक जिला है बस्तर, वहाँ पर है चित्रकूट जलप्रपात। किस नदी के ऊपर है? ये है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी आपने हाल फिलहाल में सुनी होगी, चर्चा में थी, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आ गई थी, पुल टूट गया था, कई लोग बह गए थे नदी के अंदर। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, यहाँ पर बनाया हुआ चित्रकूट जलप्रपात। इसको और भी क्या नाम है? इसको नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियाग्रा जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है, इंद्रावती नदी के ऊपर है। प्रश्न नंबर 6 है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? पारादीप बंदरगाह है ओडिशा के अंदर।
ओडिशा डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के अंदर है पारादीप। कहाँ पर? महानदी के ऊपर। महानदी और बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ पर है ये पारादीप। ठीक है, पारादीप पोर्ट है महानदी के ऊपर ओडिशा के अंदर। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 7। हीलियम के नाभिक में क्या क्या होता है? हीलियम, देखो सबसे पहला पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है हाइड्रोजन और दूसरे नंबर पर है हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 2। ठीक है, और मास नंबर कितना होगा हीलियम का? 4। मास नंबर 4 है तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो हीलियम के न्यूक्लियस में क्या मिलेगा? आपको 2 प्रोटॉन मिलेंगे और 2 न्यूक्लियस मिलेंगे। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 8 का दिया है कि यूरिया के अंदर कितने % नाइट्रोजन होता है? जो यूरिया होता है, यूरिया का फार्मूला क्या है? NHCONH2। जो यूरिया है इसके अंदर नाइट्रोजन कितना % होता है? तो वो होता है लगभग 47%, 47% के अप्रोक्सीमेट यूरिया पाया जाता है। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, 46 पॉइंट समथिंग यानी कि लगभग 47% होता है। प्रश्न नंबर 9 है, टिक्स और माइट्स क्या होते हैं? टिक्स और माइट्स ये क्या हैं? तो टिक्स और माइट जो होते हैं ये क्या होती है? मकड़ी की प्रजाति होती है, स्पाइडर बोलते हैं जो हम। ठीक है, टिक्स माइट्स ये किसकी प्रजाति होती है? मकड़ी की। मकड़ी की प्रजाति होती है टिक्स और माइट्स। प्रश्न नंबर 10 है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर यानी कि टोटल संख्या पूछी है इनकी कितनी है? तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी इनकी? 46। मानव शरीर के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। 23 नहीं आएगा, 23 तो क्या होते हैं? जोड़े होते हैं। अगर वो पूछता कितने पेयर क्रोमोसोम तो 23 पेयर। टोटल संख्या पूछी है तो होती है 46। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, 23 पेयर होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 11 है, एम युवा स्कीम। एम युवा का मतलब है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो स्कीम है किस राज्य की है? यह है उत्तर प्रदेश की। एम युवा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान उत्तर प्रदेश की ये स्कीम है। इसके तहत युवाओं को 5 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। कितने लाख का? 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा, ब्याज मुक्त। कोई ब्याज नहीं देना युवाओं को नया व्यवसाय करने के लिए। ठीक है, कोलेटरल फ्री, इंटरेस्ट फ्री 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा एम युवा स्कीम के तहत। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान उत्तर प्रदेश सरकार की है ये। प्रश्न नंबर 12 दिया है, 2024 एशिया प्रशांत स्टीवी पुरस्कार में ग्राहक सेवा प्रौद्योगिकी के नवाचारों के लिए किस कंपनी ने कांस्य स्टीव पुरस्कार जीता है? विच कंपनी वॉन द ब्रोंज स्टीव अवार्ड फॉर इनोवेशन इन कस्टम सर्विस टेक्नोलॉजी ऑफ द 2024 एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड्स? और ये कंपनी थी स्टारटेक। आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है। क्या नाम था कंपनी का? स्टारटेक नाम था। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 और यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न है। अब कुछ कंप्यूटर का प्रश्न है कि 8 बिट शब्द की लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर में कितने बिट का डाटा चाहिए जो एक साथ प्रोसेस कर सकता है? देखो वर्ड की लंबाई कितनी है? 8 बिट की। तो प्रोसेसर में स्पीड कितने बिट्स का डाटा चाहिए? 8 बिट का ही। जितने बिट का वर्ड उतने ही बिट का डाटा आपको चाहिए होता है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न नंबर 14, IBM 360, IBM 370 ये कौन सी जनरेशन, कौन सी पीढ़ी के जो है कंप्यूटर है? IBM वाले IBM 360, IBM 370, एक था IBM 1900 ICL 1900, इसके अलावा एक और था ICL 2900। ये सारे कौन सी पीढ़ी के थे? ये थे 3rd जनरेशन के। IBM ICL वाले कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर थे? ये हैं 3rd जनरेशन के। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 15, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? जैसे हमने कोई भी टेक्स्ट कर रखा है,
इसके ऊपर माउस ऐसे लगाए कर्सर, इसको दबाए रखा और इसको उठा के दूसरी जगह रख दिया। इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वो हम कहते हैं ड्रैगिंग। हम कई बार बोलते हैं कि माउस ड्रैग करना, इसका मतलब है कि एक डाटा को पकड़ के माउस को और दूसरी जगह ऑब्जेक्ट शिफ्ट करना, इसको बोलते हैं ड्रैगिंग। ड्रैगिंग इज ए प्रोसेस बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग द माउस। माउस की सहायता से, जो कि माउस होता है ना कंप्यूटर का, उसकी सहायता से। कंप्यूटर के अंदर की बात हो रही है, कोई फाइल, कोई टेक्स्ट जो कॉपी कर रखा, उसको एक साथ ऐसे सिलेक्ट किया, उठाया माउस की सहायता से और दूसरी जगह उसको छोड़ दिया, इसको बोलते हैं ड्रैगिंग। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, ये 2020 का पुराना प्रश्न है, हालांकि इसको एक बार देख लेना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में है, कौन सा एक इसकी विशेषता नहीं है? तो इसमें जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इसमें जो पहला कथन है ये गलत दिया है। ये कह रहा कि ये 11 जिलों में शुरू किया गया था, गलत है। ये शुरू किया गया था 116 जिलों में, 11 जिलों में नहीं किया गया था, ये 116 जिलों में ये शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान 116 जिलों में शुरू किया गया था। कोविड के टाइम की बात है, कोविड के बाद। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा सड़क, राजमार्ग आदि के निर्माण, प्रवासियों को शामिल करने की योजना इसके अंदर शामिल की गई थी। ठीक है, ये भी सही है। और तीसरा है कि इसमें प्रवासी श्रमिकों को भागीदारी से ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। अपने गृह राज्यों में वापस चले गए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, सिर्फ पहला ऑप्शन गलत था। इसमें पहला ऑप्शन गलत था कि 11 जिलों में, 11 नहीं, यहाँ पे कितने आएगा? 116 जिले। ठीक है, 116 जिलों में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। अगला है प्रश्न नंबर 17, IMF। IMF की फुल फॉर्म क्या है? तो IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वाशिंगटन DC में। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। IMF की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को। कब बना था IMF? 27 दिसंबर 1945। कहाँ पर? वाशिंगटन DC के अंदर। ठीक है, दो जुड़वां बहनें कहा जाता है IMF, और इसके साथ दूसरा क्या है? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IMF प्लस IBRD, इनको जुड़वां बहन कहा जाता है। किस सम्मेलन की वजह से इनका नाम हुआ था? ये हुआ था ब्रेटन वुड सम्मेलन के कारण। ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसके बाद IMF बना था। ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था 1944 में, उसके बाद 1945 में IMF बना था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम है लोन प्रोवाइड करना देशों को। ठीक है, जो भी सदस्य देश है IMF के, उनको लोन देना। प्रश्न नंबर 18 है कृष्ण क्रांति, यानी कि काली क्रांति किससे संबंधित है? तो काली क्रांति किससे संबंधित? कृष्ण क्रांति ये है बायोडीजल से, बायोडीजल के प्रोडक्शन से ये संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। 18 प्रश्न हो गए हमारे यहाँ पे जीके और कंप्यूटर के प्रश्न पूरे हो गए। अब हम 22 सवाल करेंगे, 22 प्रश्न करेंगे हरियाणा जीके के। लगातार 22 प्रश्न अब हम हरियाणा जीके के करने वाले हैं। क्लास की PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नॉलेज हब के नाम से। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, और पहली बार क्लास देख रहे हो तो यूट्यूब पर नॉलेज हब सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है कि हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल, MDU या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी? तो हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है वो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कब बनी थी? ये बनी थी 1956 में। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जब 1956 में बनी ना, तो इसका सबसे पहले नाम क्या था ये बताओ। जब बनी 1956 में तो इसका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी नाम नहीं था। सबसे पहले जब इसका नाम बना तो इसका नाम था संस्कृत यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सबसे पहले जब बनी 1956 में, किस नाम से बनी थी ये? संस्कृत यूनिवर्सिटी के नाम से ये बनाई गई थी, संस्कृत यूनिवर्सिटी के नाम से, ध्यान रखना आपको। ठीक है, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 में। प्रश्न नंबर 20 है इनमें से कौन सा कथन सही है? 4 स्टेटमेंट दे रखे, आपको बताना है कि कौन सी इसमें से सही है।
पहला है कि जो सीसवाल सभ्यता है इसकी खुदाई हुई थी 1978-79 में, बिल्कुल सही। 1978-79 में सीसवाल सभ्यता की खुदाई हुई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि फरमाना सीसवाल संस्कृति से प्रथम चरण से जुड़ा है, बिल्कुल। फरमाना जो जगह है ये सीसवाल सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तीसरा है गिरावड़ की खुदाई से मिट्टी के बर्तन पकाने की 2 भट्ठी मिली हैं, बिल्कुल सही है। गिरावड़ की जब खुदाई करी गई तो मिट्टी के बर्तन पकाने की 2 भट्टियाँ भी मिली हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऊपर जो 3 स्टेटमेंट दी गई हैं ये तीनों ही सही दी गई हैं, ठीक है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। अगला है प्रश्न नंबर 21। इसमें दिया है लोधी वंश के किस शासक के समय मियाँ इमाद जो है वो शमशाबाद, थानेसर और शाहबाद परगने का सिकदार था। लोधी वंश में एक था मियाँ इमाद, वो सिकदार था कहाँ का शमशाबाद का, थानेसर का और शाहबाद का। तो उस समय लोधी वंश का शासक कौन सा था? तो वो शासक था बहलोल लोधी। कौन था वो? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का टाइनर क्या था? 1451 से 1488 तक ये सारा लोधी वंश का कार्यकाल था, ठीक है। बहलोल लोधी, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले का आया हुआ प्रश्न है किसी एग्जाम में। प्रश्न नंबर 22 है 1857 की क्रांति के समय जींद रियासत का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय जींद रियासत का शासक कौन था? फूल सिंह, गजपत सिंह, स्वरूप सिंह या प्रताप सिंह? तो 1857 के समय जींद रियासत का शासक था स्वरूप सिंह। कौन था? स्वरूप सिंह। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, ये मिलान करना है, ये संप्रदाय, ये रचना है, ठीक है। ये संप्रदाय ये उनकी रचनाएं हैं। लेफ्ट में संप्रदाय, राइट साइड में उनकी रचना दे रखी है। असदास की रचना है गीतात्मक अनुवाद, अनाथ दास की है वार्तालाप, बाबा दुल्हनदास की है भाषण, लाला सागर की है जोगी जीत। ये सीधे ऐसे दे रखे 1 2 3 4 करके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 24 है हरियाणा राज्य के वर्षा वितरण को किस मंडल में बांटकर अध्ययन किया जाता है? इन विच डिवीजन इज द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हरियाणा स्टेट डिवाइडेड। जो हरियाणा के अंदर बारिश होती है ना, तो 2 सर्कल में बांटी जाती है। कितने में? 2 में। एक वेस्ट वाली और एक ईस्ट वाली। पूर्वी सर्कल और पश्चिमी सर्कल 2 भागों में बांटी जाती है। हरियाणा में जो बारिश होती है कितने सर्कल में बांटी जाती है? 2 भागों में, पूर्वी सर्कल और पश्चिमी सर्कल। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 है जो सोशल फॉरेस्ट्री है, सामाजिक वानिकी परियोजना। आपने नाम सुना होगा 2006-7 के आसपास, 2004-5 की जब भी बात हो उस समय की। सामाजिक वानिकी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों को वृक्षारोपण के लिए, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ग्रामीण रोजगार पैदा करना, यानी कि सारे के सारे सामाजिक जो वानिकी परियोजना है इसके मुख्य उद्देश्य थे। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का। अगला है प्रश्न नंबर 26। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक गन्ना पैदा होता है? शुगर केन। गन्ना हरियाणा में सबसे अधिक कहाँ होता है? यमुनानगर में। सबसे अधिक गन्ना कहाँ होता है? यमुनानगर। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है मानसून के मौसम में यमुना नदी के अधिशेष जल का उपयोग करने के लिए कौन सी परियोजना स्थापित की गई? ये बात है 15 अगस्त 2023 या 2024 की बात है। मनोहर लाल खट्टर जब सीएम थे 2023 में, उस समय की बात है ये, ठीक है। 23 या 24 की बात है। इस समय उन्होंने घोषणा करी थी 15 अगस्त वाले दिन सिरसा के अंदर कि जो यमुना नदी का जो अधिशेष जल है उसका उपयोग कौन सी योजना के लिए? तो उस समय इन्होंने 5 योजनाएं चलाई थी एक साथ। उसमें से एक था दादूपुर शाहबाद योजना। कौन सी थी? दादूपुर शाहबाद। ये याद करने की जरूरत नहीं है, उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इस वजह से पेपर में डाला गया था ये। प्रश्न नंबर 28 है कि बुनकरों का शहर कितनी बार कर लो चाहिए? पानीपत आएगा। दरी कहाँ बनती है? पानीपत के अंदर, इसलिए इसको बुनकरों का शहर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29, 4 स्टेटमेंट दे रखी 1 2 3 4। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सबसे पहला दे रखा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम UHBVN,
इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। बिल्कुल सही बात है। कंपनीज एक्ट है जो 1956, उसके तहत UHBVN की स्थापना की गई थी। अब वो स्थापना करी किस वर्ष से, कब हुई थी ये स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1999 को। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1999 को। जो कंपनीज एक्ट 1956 है उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। और UHBVN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंचकुला में। UHBVN का हेडक्वार्टर पंचकुला में, और दक्षिण हरियाणा वाले का कहाँ है? हिसार के अंदर। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का हेडक्वार्टर पंचकुला में है और दक्षिण हरियाणा वाले का है हिसार के अंदर। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत पंचकुला आता है, अम्बाड़ा, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, कैथल, ये सारे आते हैं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के तहत। बिल्कुल सही है। दक्षिण हरियाणा की बात करें तो फरीदाबाद, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, ये सारे दक्षिण हरियाणा में आते हैं। इसका मतलब चारों की चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है। 1, 2, 3, 4 ये चारों की चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है। उत्तर हरियाणा 1 जुलाई 1999 को पंचकुला हेड ऑफिस है, दक्षिण हरियाणा का हेड ऑफिस है हिसार के अंदर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सब सही है। अगला है प्रश्न नंबर 30। जो नैरो गेज मीटर गेज होती है, फर्स्ट मीटर गेज कॉमर्शियल रेल, जो व्यापारिक रेल है, ठीक है, जो मालगाड़ी बोलते हैं जो हम, वो पहली जो मीटर गेज के ऊपर चली थी तो कौन से रूट पे चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी, दिल्ली से रोहतक, दिल्ली पानीपत या कुरुक्षेत्र जींद। तो पहली जो व्यापारिक मीटर गेज जो चली थी वो चली थी रेवाड़ी दिल्ली रोड पर। अब रेवाड़ी दिल्ली ट्रैक पर, रोड नहीं ट्रैक पर, रेवाड़ी दिल्ली रूट पर कहाँ से कहाँ चली थी? आपने एक स्टेशन का नाम सुना होगा, गुड़गांव और पटौदी के बीच में आता है घड़ी हरसरू। घड़ी हरसरू से लेकर गुड़गांव तक ये चली थी। घड़ी हरसरू से लेकर गुड़गांव तक पहली जो व्यापारिक रेल ये चली थी। नमक के लिए स्पेशल चलाई गई थी। मीटर गेज कमर्शियल ट्रेन चलाई गई थी घड़ी हरसरू से गुड़गांव, यानी कि दिल्ली रेवाड़ी ट्रैक पर। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 का। प्रश्न नंबर 31 है कि हरियाणा मानव अधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 में से 3 कथन बिल्कुल सही है हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। एक स्टेटमेंट गलत है, वो आपको बतानी है। पहला दे रखा कि हरियाणा मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ था दिसंबर 2012 में, बिल्कुल सही है। दिसंबर 2012 में। चेयरमैन फिलहाल कौन है इसके? जस्टिस ललित बत्रा। जस्टिस ललित बत्रा फिलहाल इसके चेयरमैन है। हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके चेयरमैन और जो सदस्य हैं वो राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कौन अपॉइंट करता है उनको? राज्यपाल अपॉइंट करता है उनको, ठीक है। इसके जो चेयरमैन है उसका टेन्योर होता है 5 साल या फिर 70 साल तक। जो इसका अध्यक्ष बनेगा, जो चेयरमैन बनेगा, जो मेंबर बनेंगे वो 5 साल तक रहेंगे। इसका हेड ऑफिस पंचकुला में है, ये गलत दिया है। इसके अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत दे रखी है, वो इसका हेड ऑफिस पंचकुला में नहीं है, वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है, सेक्टर 33 में। सेक्टर 33 हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन का हेड ऑफिस कहाँ पर है? चंडीगढ़ सेक्टर 33 के अंदर है। निर्माण सदन जो आपने नाम सुना होगा वहाँ पर है इसका। तो ऑप्शन बी जो दे रखा वो गलत दिया गया है, बाकी सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। प्रश्न नंबर 32 दिया है, किस महीने में अर्धवार्षिक ओटम सांझी व्रत मनाया जाता है? सांझी व्रत। सांझी व्रत सबसे पहले ध्यान रखना कौन रखता है? ये रखता है कुंवारी लड़कियां। कौन करता सांझी व्रत? कुंवारी लड़की जो होती है वो करती है। ये व्रत शुरू होता है चैत्र माह और ख़त्म होता है आश्विन माह की अमावस्या को। चैत्र से लेकर और आश्विन महीने तक सांझी व्रत होता है ये, ठीक है। सांझी व्रत चैत्र और आश्विन मास। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, कौन सा जो आभूषण वो लौंग के समान है? वो होता भौरा। ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ में क्या बनवाया था? ली कार्बूजियर इसने बनवाया था ओपन हैंड मोन्यूमेंट। जो आपका जो हाई कोर्ट है ना, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, वहाँ पर है ये ओपन हैंड मोन्यूमेंट। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। जो हरियाणा सेक्रेटेरिएट है, सीएम रेजिडेंस है, सारे एक जगह ये हाई कोर्ट वगैरह, तो उधर है ये हाई कोर्ट में ओपन हैंड मोन्यूमेंट।
ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है कि कौन सा संगीत वाद्य धातु से बना है, मेटल से? नौबत, डफ, गढ़वा या खंजरी? तो वो बना है खंजरी। खंजरी आप चेक करना, खंजरी एक ऐसे ढपली सी होती है, ठीक है, ये ऐसे ढपली होती है, इसके बीच में ना ऐसे ऐसे बीच में वो लगे होते हैं, खड़ताल में जो होते हैं ना वो बजाने वाले से, वो इसके अंदर ऐसे लगे होते हैं जो बजते हैं एक साथ, ठीक है। जो खड़ताल हमारी बजाते हैं ना, जो हाथ में डाल के ऐसे, उसके अंदर जो पत्ती होती है लो वाली, वो इसके अंदर डली होती है, एक डफली टाइप की होती है ये खंजरी। अब गूगल करके देखना, आपने पहले खूब देखी अच्छे से। अगला है प्रश्न नंबर 36, गुरुद्वारा नीम साहिब किस सिख गुरु से संबंधित है? गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है? ये कैथल के अंदर। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है? कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। किससे संबंधित है ये है गुरु तेग बहादुर से संबंधित। गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल गुरु तेग बहादुर से संबंधित है ये। प्रश्न नंबर 37 है, कौन हरियाणा के प्रमुख निबंधकार है? हरियाणा का प्रमुख निबंधकार डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा, जगदीश कौशिक और डॉक्टर जय भगवान गोयल। सारे ही सही हैं, ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, प्रीतम रानी सिवाच किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से। प्रीतम रानी सिवाच का संबंध किससे है? हॉकी से है। प्रश्न नंबर 39 है, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम थे, इसका जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो केजरीवाल संबंधित है हिसार से। प्रश्न नंबर 40, आखिरी प्रश्न हरियाणा जीके का, लिमिटेड कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी कब शुरू हुई? लिमिटेड कैशलेस मेडिकल सर्विस स्कीम, और ये हुई थी 2017 में। कब? 30 नवंबर 2017 से लिमिटेड कैशलेस मेडिकल सर्विस जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो ये हमारे 40% पूरे हो गए, जीके, कंप्यूटर और हरियाणा जीके को मिलाकर। पहली बार अगर आप क्लास देख रहे हो तो यूट्यूब पर नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर लेना। इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से, आप नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 42 में अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। यहाँ से आगे हमारी इंग्लिश शुरू होती है, इंग्लिश, हिंदी, सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 41 इंग्लिश का पहला प्रश्न है। अब है क्वेश्चन नंबर 41 इंग्लिश का पहला क्वेश्चन, और इसमें आपको करना है फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान आपको इसमें भरने हैं। सेंटेंस दिया है, वर्किंग टुगेदर गेव अस ए चांस टू ब्लैंक अबाउट आवर ओल्ड टाइम्स, यानी कि एक साथ काम करना ये हमारे अतीत की बातों का क्या करवाता है? तो ये जो होता है हमारी पुरानी बातों के बारे में बात कर रहा है, ओल्ड टाइम्स का, तो उनका क्या होता है? रिमनाइंस। ये आ जाएगा ऑप्शन ए। रिमनाइंस का मतलब क्या होता है? अतीत की सुखद बातों की चर्चा करना, किसी चीज़ को स्मरण करना, पुरानी बातों का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर, और इसमें भी फिल इन द ब्लैंक यानी कि खालिस्तान हमें भरना है। यहाँ से स्टार्ट है, द बुलेट स्ट्रक ए वॉल एंड वाज ब्लैंक फ्रॉम इट्स कोर्स। जो बुलेट है, जो बंदूक की गोली थी, वो दीवार से टकरा गई और अपना रास्ता मुड़ गया, उसका रास्ता भटक गया, ठीक है। यानी कि गोली चलाई थी उसने सीधी दीवार के लगी और दीवार के रख के वो दूसरी साइड में मुड़ गई, ये इसमें कहना चाह रहा है। तो इसमें क्या आएगा? रिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट, ट्विस्ट या फिर क्रेस्ट? तो इसमें जो आएगा वो होगा डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होगा? जिस रास्ते से जा रही थी वहाँ से मुड़ जाना दूसरी दिशा में, डिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? टकरा कर वापस उसी दिशा में आना। शीशे से जब टकराती है कोई चीज़, जैसे शीशे पे लाइट रोशनी टकराती शीशे, तो वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो इसमें आएगा डिफ्लेक्ट, ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, और इसमें आपको इडियम बताना है, और यह है टू पे थ्रो द नोज। टू पे थ्रो द नोज यानी कि बहुत भारी कीमत देना किसी चीज़ की, ठीक है। टू पे थ्रो द नोज, और इस इडियम का मतलब होगा टू पे एक्सेसिवली। टू पे एक्सेसिवली, बहुत भारी कीमत देना किसी चीज़ की, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 44, और इसमें भी आपको इडियम बताना है। सेंटेंस दिया है, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी कि जितना हम चबाएं उससे ज़्यादा बाइट करना। जैसे खाते हैं ना मुंह में, निवाला बड़ा ले लेना, मुंह के जिस मुंह का हिसाब से ज़्यादा ले लेना। इसका मतलब कहने का भाव क्या है कि जितनी
हमारी क्षमता है उससे अधिक काम करने का प्रयास करना। ठीक है, इसका मतलब है टेक ऑन ए प्रोजेक्ट दैट यू कैन नॉट फिनिश। एक ऐसा काम ले लेना जो हमारे बस की बात नहीं है, हमारी क्षमता से बाहर है, ये ही इसमें कहना चाह रहा है। ठीक है, जितना आपकी क्षमता है उससे अधिक काम ले लेना। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 45 और इसमें वन वर्ड आपको बताना है, वन वर्ड बताना है और ये दिया है द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। पढ़ाने की प्रैक्टिस करना और मेथड क्या कहलाता है पढ़ाने का, ये होता है शिक्षण शास्त्र के लिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेडागोजी। ऑप्शन सी, जो बीएड वगैरह करते हैं उनको पता होगा पेडागोजी क्या होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पेडागोजी इसको कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46 और इसमें भी आपको वन वर्ड बताना है सेंटेंस के लिए। सेंटेंस दिया है ए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी। कोई मृत शरीर है उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसको चीर फाड़ करके जो चेक करते हैं, आपने सुना भी होगा, ये उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम आपने सुना होगा भाई, डेड बॉडी का उसका पोस्टमार्टम किया गया था, यानी कि उसके मेडिकल चेकअप किया गया था, क्या उसके अंदर था क्या नहीं था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता है भाई इसकी मौत जहर खाने से हुई थी कि दम घुटने से हुई थी। तो पोस्टमार्टम का मतलब है जो डेड बॉडी है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना, सारी चीज़ उसकी चेक करना। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47 और इसमें आपको सिनोनियम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है। और वर्ड दिया है टैकीटर्न, वर्ड दिया है टैकीटर्न। टैकीटर्न का मतलब क्या है, जो कम बोलता है, कम बोलने वाला। टैकीटर्न का मतलब कम बोलने वाला, और हिंदी में इसको प्रॉपर बोले तो क्या बोलते हैं, अल्पभाषी। क्या होता है ये, अल्पभाषी जो कम बोलता हो। ठीक है, इसका आपको सिनोनियम बताना है। तो सिनोनियम क्या होता है, इसका सिनोनियम होता है रेटिसेंट। टैकीटर्न और रेटिसेंट इनका एक ही मतलब है और इसका मतलब होता है अल्पभाषी, कम बोलने वाला। ठीक है, अगर इसका एंटोनियम पूछता तो एंटोनियम हो जाए टॉकटिव, ज़्यादा बात करने वाला। सिनोनियम पूछा है तो रेटिसेंट, एंटोनियम पूछता तो टॉकटिव इसका एंटोनियम हो जाता। टॉकटिव मतलब होता है ज़्यादा बात करने वाला। ठीक है, तो फिलहाल इस प्रश्न में सिनोनियम पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 और इसमें आपको बताना है स्पेलिंग सही, और ये बताना है रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर की क्या स्पेलिंग आएगी, रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग क्या होती है, REFRIGERATOR, रेफ्रिजरेटर। और ये दिया है ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए इसकी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। देखो ये जो करेक्ट स्पेलिंग वाला आते हैं ना, अगर ये आपने वर्ड सुन रखा है तो स्पेलिंग पढ़ना मत, कन्फ्यूज हो जाओगे। सीधा एक बार पेपर पे रब पेपर पे स्पेलिंग खुद के दिमाग से लिख लेना। वो जो स्पेलिंग लिखोगे वो बिल्कुल सही लिखोगे। अगर आप ऑप्शन पढ़ने लग जाओगे तो आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे, आप पजल हो जाओगे। ठीक है, कई बार ऐसे वर्ड आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसको अपने आप लिख लेना एकदम। अगला है क्वेश्चन नंबर 49 और इसमें भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। और यह है सप्लीमेंट्री की। किसकी है, सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री SUPPLE सप्लीमेंट्री TERY, और ये दिया है ऑप्शन ए के अंदर। SUPPLEMENTARY, TERY नहीं TARY आएगा, ये आएगा ऑप्शन बी के अंदर। ये सप्लीमेंट्री, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये ऑप्शन ए गलत दिया है, जो आपको आंसर की मिलेगी उसमें ऑप्शन ए दिया गया है जो कि गलत है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन बी आंसर होगा। SUPPLEMENTARY, ये आएगा TARY वाला, सप्लीमेंट्री, पूरक। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, प्रश्न नंबर 50 और इसके अंदर आपको बताना है ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। सेंटेंस दिया है वन कुड आर्ग्यू दैट दीज आर द कंपल्सन्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर स्मूथ फंक्शनिंग फॉर द स्टेट। इसमें आपको बताना है कि कहाँ पर एरर है। छोटा सा एरर है, आप एक बार सेंटेंस दोबारा पढ़ो, अपने आप दिखेगा। वन कुड आर्ग्यू दैट दीज आर द कंपल्सन्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर स्मूथ फंक्शनिंग फॉर द स्टेट।
ये देखो यहाँ पर एरर है, छोटा सा एरर है। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग फॉर द स्टेट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑफ द स्टेट। राज्य की स्मूथ फंक्शनिंग, अच्छी कार्य प्रक्रिया के लिए ऑफ द स्टेट आएगा यहाँ पे। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट, राज्य की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। या फॉर की जगह क्या आएगा, ऑफ आएगा। और ये किस जगह पर ये एरर दिया गया है, ये दिया है यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर। फॉर द स्टेट की जगह क्या आएगा, ऑफ द स्टेट। तो ऑप्शन डी के अंदर एरर इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 50 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 51 और इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है, दिया है इफ़ आई एम ए बर्ड आई वुड फ्लाई एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। देखो ये सेंटेंस है, कई बार एरर आता, सिंपल सा सेंटेंस है। इफ़ के बाद अगर आई दे रखा है, इफ़ आई, तो सीधा क्या आएगा वहाँ पर वर, एम नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा वर। कई बार आता ना इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इफ़ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता। तो इफ़ आई एम ए बर्ड की जगह क्या आएगा, इफ़ आई वर। जहाँ भी इफ़ और आई से सेंटेंस स्टार्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वर्ब, एम नहीं आएगा, उसकी जगह आएगा वर, WERE वर। ये ध्यान रखना है। तो इसमें यहाँ पर ये एरर दिया है, एम की जगह क्या आएगा, वर आएगा, इफ़ आई वर ए बर्ड, ठीक है। और ये एरर दिया है ऑप्शन डी के अंदर, ये भी ध्यान रखना आपको। ऑप्शन डी में ये एम दिया है, एम की जगह क्या आएगा, वर आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। ये है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। इसमें दिया है आई विश आई हैव कम एन आवर सूनर, और इसमें यहाँ बताना है हैव की जगह क्या आएगा, ठीक है। हैव की जगह क्या आएगा, आई विश आई हैव कम एन आवर सूनर, मेरी इच्छा थी कि मैं 1 घंटे पहले आ जाता। देखो आई विश आई हैव कम एन आवर सूनर मतलब मुझे पहले आना था, मैं 1 घंटे पहले आ जाता। तो ये हैव तो प्रेजेंट में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट का इसमें प्रयोग किया जाएगा। पास्ट की घटना की बात हो रही है। आई विश मेरी इच्छा थी, भाई ऐसा काम हुआ नहीं लेकिन मैं चाहता था कि 1 घंटे पहले पहुंच जाता मैं। तो हैव की जगह क्या आएगा, हैड आएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 52 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 53 और इसमें भी आपको करेक्शन बतानी है, सब्स्टिट्यूशन बताना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये है एंटर मार्केट, कहाँ पर है ये, कुड हैव एंटर मार्केट्स, इसमें बताना है इस पोर्शन में ये सही है या कोई करेक्शन की इसमें ज़रूरत है, ठीक है। सेंटेंस है कि पीपल इन अर्बन एरिया कुड हैव एंटर मार्केट्स विदाउट स्टेपिंग आउट ऑफ देयर होम्स वाया द इंटरनेट। शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं वो सीधा मार्केट में चले जाते हैं घर से बाहर निकले बिना, इंटरनेट की सहायता से। इसका मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग की बात हो रही है ये। तो इसमें क्या आएगा, देखो कुड हैव एंटर मार्केट्स का मतलब है कि जा सकते थे, ऐसी बात नहीं है, ये फिलहाल वर्तमान में चल रही है ये बात। तो इसमें आएगा कैन एंटर मार्केट्स, ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है, ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में बता रखा, तो भविष्य की बात नहीं, फिलहाल जो वर्तमान में चल रही है वो बात बता रही है। तो पीपल इन अर्बन एरिया कैन एंटर मार्केट्स, मार्केट में एंट्री कर सकते हैं घर से बाहर निकले बिना भी इंटरनेट की सहायता से, ठीक है। कोई पास्ट की घटना नहीं है, ये फिलहाल वर्तमान में चल रही है, वो उस बात के बारे में जिक्र हो रहा है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 है, ये 3-4 फ्रेजेस दे रखे हैं और उसके बाद इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी कि 5 ऊपर स्टेटमेंट दे रखी है, वो पढ़ के आपको 4 ऑप्शन दे रखे कि कौन सी इनमें से एक ऐसी बात है जो कि ऊपर जो पहले दे रखे उनमें से नहीं दी गई। इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सेम आगे क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है, ठीक है। इस 55 नंबर प्रश्न में पूछा है इवेंचुअली जो वर्ड है इसका अपोजिट यानी कि इसका एंटोनियम बताना है। क्या बताना है, एंटोनियम बताना है इवेंचुअली का। इवेंचुअली का मतलब क्या होता है, अनंत, अंत में, अंततः बोलते हैं ना, अंत में, लास्ट में, भाई बोलते हैं ना आखिरकार वो मान ही गया, अंततः उसका काम हो गया। इवेंचुअली इसका मतलब होता है एकदम लास्ट में, अंत में। इसका एंटोनियम पूछा है, अपोजिट पूछा तो वो हो जाएगा इनिशियल, एकदम शुरू में। इनिशियली का मतलब क्या होता है, एकदम शुरू में, और इवेंचुअली का मतलब होता है एकदम लास्ट में, अंत में, ठीक है। तो ये हमारे 55% पूरे हो गए। इंग्लिश यहाँ हमारी पूरी हो गई, जीके कंप्यूटर हरियाणा, जीके इंग्लिश पूरा। अब आएंगे 15% हिंदी के, फिर आएगा गणित और फिर आएगा रीजनिंग आएगा। क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से,
नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको क्लास की PDF मिलेगी। ठीक है, अब आगे करते हैं प्रश्न नंबर 56 और यहाँ से हमारी हिंदी शुरू होती है। अब हम 15 प्रश्न देखेंगे हिंदी के। प्रश्न नंबर 56 जो हिंदी का पहला प्रश्न है, ये दिया है कि निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण व्यंजन कौन सा, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। महाप्राण व्यंजन जो होता है जिसके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलता है। ठीक है, जैसे उष्म व्यंजन होते हैं जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, फ, भ, श, है, ये सारे, जिसमें ध्वनि जो मुंह से जो उष्मा जो श्वास निकलता है वो अधिक मात्रा में निकलता है। ठीक है, और ये होते हैं लगभग प्रत्येक वर्णमाला का दूसरा और चौथा वर्ण। जैसे क, ख, ग, ढ होता है ना, तो उसमें ख, घ हो गया, अगला च, छ, ज और झ हो गया। ये दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वर्णमाला का वो होता है महाप्राण। तो इनमें से जो दिया है वो दिया है घ, ये है महाप्राण। बाकी ये तीनों कौन से हैं, ये है अल्प प्राण व्यंजन। कौन से हैं, अल्प प्राण व्यंजन है। जो घ दिया है ऑप्शन सी वाला, ये एक महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, जिनको बोलने में मुंह से उष्मा भी ज़्यादा निकले, सांस भी तेज लेना पड़े। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 57, पूजनीय शब्द शुद्ध कैसे लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी पूछी है और वो है पूजनीय वर्ड शब्द की। तो पूजनीय में सबसे पहले ध्यान रखना, पू में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, पूजनीय। और ये दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन ए में आधा जय दिया है वो नहीं आएगा, पूजनीय होता है, पूजनीय। ऑप्शन सी जो दिया है वो शुद्ध वर्तनी दी है, ये ध्यान रखना। अनीय प्रत्यय इसके अंदर पूजा प्लस अनीय, इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है, अनीय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसलिए बनता है पूजनीय। प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, पूजनीय। ठीक है, आगे दिया है प्रश्न नंबर 58। इसमें पूछा है जामुन का तत्सम रूप क्या होगा। जामुन जो होता है उसका तत्सम रूप क्या होगा। तो जामुन एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप होगा जम्बू। क्या होगा, जम्बू। ठीक है, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा, जम्बू। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 58 का, जम्बू का तत्सम रूप होता है जम्बू। प्रश्न नंबर 59 है, मुहावरे का अर्थ बताना है और यह है किनारे लगाना। किनारे लगाना, इसका मतलब है कि जो भी काम हमने किया, कोई बोलते हैं ना भाई चलो उसकी नाव किनारे लगा दी, मतलब उसका काम हो गया। कई बार हम बोलते हैं आम बोलचाल में भाई चलो काम को किनारे लगा दिया, इसका मतलब है कि काम पूरा कर दिया। ऐसे याद रखो भाई, जैसे नाव में चल रहे हो, नाव को किनारे लगाने का मतलब कि आपकी यात्रा पूरी हो गई, जहाँ आपको जाना था वहाँ आप पहुँच गए, मतलब काम पूरा करना। प्रश्न नंबर 59 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, काम पूरा करना। अगला है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 दिया है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब उसमें संख्या का जिक्र होगा और वो फिक्स संख्या होगी। जैसे इसमें दिया है कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 2 मीटर एक संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक, सही बात है। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, ये भी फिक्स है, 50 ग्राम संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक है। 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, मतलब आम कितने लाना है, 1 किलो, पूरी मात्रा दे रखी है 1 किलो होनी चाहिए, निश्चित संख्या है। लेकिन ऑप्शन सी देखिए आप, ऑप्शन सी में क्या दिया है, ऑप्शन सी में दिया है कि सैकड़ों लोग मारे गए। सैकड़ों का मतलब कितना हो गया, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। तो सैकड़ों लोग जो मारे गए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। बाकी ये तीनों निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन सी वाला है जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 60 का। अगला है प्रश्न नंबर 61। राउत का स्त्रीलिंग क्या होगा। राउत शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो वो होगा राउताइन। राउत का स्त्रीलिंग क्या होगा, राउताइन इसका स्त्रीलिंग होगा। प्रश्न नंबर 61 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, राउताइन। प्रश्न नंबर 62 दिया है, दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो वस्तु का बहुवचन होगा वस्तुएं। वस्तुओं नहीं आएगा, इसका बहुवचन आएगा वस्तुएं। ऑप्शन सी इसका उत्तर सही होगा। कई बार हम इसका प्रयोग करते हैं वाक्य के अंदर, तो वस्तु का बहुवचन आएगा वस्तुएं। 5 वस्तुएं खरीदी, 10 वस्तुएं खरीदी, गणित में आपने सवाल पढ़ रहे होंगे, उसमें हमेशा वस्तुएं लिखी होती हैं।
उसने 10 वस्तुएं खरीदी थी, 15 वस्तुएं इतने दाम पर बेच दी। तो क्या होता है, वस्तुएं, बहुवचन होता है वस्तु शब्द का। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 62 का। आगे दिया है प्रश्न नंबर 63। छाया जो शब्द है इसका विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। एक शब्द दिया है छाया, इसका विलोम शब्द बताना है, उल्टा बताना है। छाया का मतलब क्या होता है? छाया का मतलब जो हमारी जो परछाई होती है, प्रतिबिंब होता है वो। छाया का उल्टा क्या बनेगा? धूप। आपने सुना होगा धूप छाया, ठीक है, धूप छाया आपने पढ़ा होगा नहीं? ये प्रतिबिंब तो हमारा अलग चीज़ होती है, छाया नहीं होता। प्रतिबिंब तो हमारी आकृति होती है, वही छाया। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? धूप होना। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? 4 में से 3 शब्द ऐसे हैं जो तत्सम है और 1 शब्द है जो तद्भव दिया है। तो आपको ये बताने में से तद्भव शब्द कौन सा है, ठीक है, यानी कि 3 शब्द तत्सम है, 1 नहीं है, तो कौन सा नहीं है? शोक, पृथ्वी, चंद्र और परख, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो तत्सम शब्द नहीं है। देखो तत्सम शब्द होते क्या हैं? तत्सम शब्द क्या होते? तत्सम शब्द क्या होते? किसी भी भाषा के मूल शब्द, किसी भी भाषा के मूल शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। और उनको अलग विकृत रूप क्या होता है? तद्भव रूप होता है। तो जैसे शोक तत्सम है, पृथ्वी तत्सम है, चंद्र तत्सम है, लेकिन परख जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। परख क्या है? एक तद्भव शब्द है, ठीक है। परख शब्द है वो तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न नंबर 65। गौरव शब्द किस तदित प्रत्यय के योग से बना है? गौरव शब्द किस तदित प्रत्यय के योग से बना है? तो गौरव में कौन सा प्रत्यय लगा है? इसमें लगा है ए प्रत्यय। गौरव पूरा नाम है और इसमें लास्ट में ए लगा है, ए प्रत्यय लगा है। गौरव ऐसे ए प्रत्यय इसके अंदर लगा है। तदित प्रत्यय लगा है, कौन सा लगा है? ए लगा है वो। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तदित प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया से भिन्न अर्थात विशेषण संज्ञा के अंत में लगते हैं, वो होते हैं तदित प्रत्यय। आगे दिया है प्रश्न नंबर 66। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन शब्द का मतलब, अर्वाचीन का मतलब क्या होता है? नवीन, नया, अर्वाचीन शब्द। तो इसका मतलब विलोम शब्द पूछा है तो इसका विलोम हो जाएगा प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है नवीन, नया, तो इसका विलोम पूछा है, विपरीतार्थक शब्द पूछा, वो हो जाएगा प्राचीन, पुराना। तो प्रश्न नंबर 66 का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 67। इसमें है कि जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? यानी कि 3 शब्द हैं जिनका मतलब जल ही होता है, एक का अर्थ नहीं होता। जल को हम नीर बोलते हैं, पानी बोलते हैं, अम्बु बोलते हैं, लेकिन नल जल को नहीं कहा जाता। नल क्या है? ये जल का समानार्थी शब्द नहीं है। नल तो अलग हो गया, जहाँ से पानी आता है, जहाँ से जल आता है वो होता है, ठीक है। जल को पर्यायवाची क्या क्या होता है? समानार्थी नीर, पानी, अम्बु, एक होता वारी, ठीक है, एक होता तोय, सलील, ये सारे जल के समानार्थी शब्द हैं। नल क्या है? ये जल का एक स्रोत है, यहाँ से जल आता है हमें। नल का मतलब जल नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 67 का। आगे है प्रश्न नंबर 68। सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या है? सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो सुंदर का पर्यायवाची है चारु, चारु। और क्या बोलते हैं? ललित, ठीक है। और क्या बोलते हैं? ललाम। और क्या बोलते हैं? मंजूल, उत्कृष्ट, सुहावना, मनोहर, रम्य, ये सारे सुंदर शब्द के पर्यायवाची हैं, ठीक है। सुंदर शब्द के पर्यायवाची क्या है? चारु, ललित, ललाम, मंजूल, उत्कृष्ट, उत्तम, सुहावना, मनोहर, रम्य, ये सारे सुंदर शब्द के पर्यायवाची होते हैं। एक दिया है इसमें अम्बुद। अम्बुद किसका पर्यायवाची है? ये है बादल का। अम्बुद किसका पर्यायवाची है? बादल का। केशी किसका पर्यायवाची है? ये है सिंह, शेर का, ठीक है। पुष्कर ये क्या होता है? तालाब। ये आपको ध्यान रखने सारे के सारे शब्द, ठीक है। केशी किसका पर्यायवाची है? सिंह का। अम्बुद किसका है? बादल का। पुष्कर किसका है? तालाब का। सारे आपको ध्यान रखने हैं। और सुंदर का पर्यायवाची क्या आएगा? चारु, ललित,
मंजूल, उत्कृष्ट, उत्तम, सुहावना, ये सब कुछ। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 69। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। 4 वाक्य दे रखे हैं, एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध दिया है, वो आपको बताना है। पहला दिया है कि शुद्ध इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है। दूसरा है युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के ही बस की बात थी। तीसरा दिया है स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। चौथा है कि हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एक अथाह भंडार है। इसमें से आपको बताना है अशुद्ध शब्द क्या है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर गलती है, स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। बीमारी को लेकर को साथ थोड़ी रखने की चीज़ें को लाए थे कहीं, वो था बीमारी के कारण। स्वयं वे भी अपनी बीमारी के कारण दुखी थे। ठीक है, ऑप्शन सी जो दिया है, वाक्य दिया है ऑप्शन सी वाला, ये अशुद्ध दिया है। अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे, ऐसा नहीं आएगा, स्वयं अपनी बीमारी के कारण दुखी थे। प्रश्न नंबर 70 है जो हिंदी का आखिरी प्रश्न है। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या है? कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या है? वो है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। इसको हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं कृतघ्न। ठीक है, कृतघ्न जो देख, कृतज्ञ क्या होता है? जो उपकार को मानता है, और जो उपकार को नहीं मानता होता कृतघ्न। ठीक है, जो ऑप्शन सी पर दिया कृतघ्न, जो उपकार को नहीं मानता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, कृतघ्न का। तो यहाँ पर हमारे 70% पूरे, और हिंदी के साथ साथ हमारे इंग्लिश हिंदी ये भी पूरे हो गए। हरियाणा जीके कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश पूरे। अब बचे हैं लास्ट में 30 सवाल। 15 सवाल हैं गणित के, 15 सवाल हैं रीजनिंग के। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा नॉलेज हब के नाम से। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, आप देख सकते हैं। और भी स्टडी मटेरियल है नॉलेज हब पर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 42 हम करने लग रहे हैं। और अब हम सवाल नंबर 71 जो गणित का पहला सवाल है, यहाँ से आगे शुरू करते हैं। 15 सवाल अब गणित के करेंगे और 15 सवाल करेंगे अब हम रीजनिंग के। सवाल नंबर 71 में दिया है, उस समुच्चय को चुने जो 36 के गुणनखंडों से बनता है। यानी कि इसमें से कौन सा सेट ऐसा है जो 36 के गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब है वो संख्या है जो 36 को भाग करती है, यानी कि जिनसे 36 भाग होता है। 2 से भी होता है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 9 से भी। ठीक है, 12 से भी होता है और 18 से भी। देखो सारी संख्याएं दे रखी है जिनसे 36 भाग होता है। लेकिन इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है, मतलब पूरा सेट जो दे रखा कंप्लीट, वो है ये 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18। इन सभी संख्याओं से 36 भाग होता है, यानी कि 36 के एक गुणनखंड है। ऑप्शन सी ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे है सवाल नंबर 72। और सवाल नंबर 72 में क्या दिया है? आगे है सवाल नंबर 72। इसमें दिया है 3 संख्याओं का योग है 396। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है 7:11। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है 11:15। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर आपको बताना है। ठीक है, 3 संख्याओं का जोड़ दे रखा है इसने, 396 दे रखा है। अब अनुपात दे रखा पहली और दूसरी का। तो पहली संख्या हमने मान ली 7x, दूसरी कितनी मान ली 11x। दूसरी और तीसरी का अनुपात दे दिया 11 और 15। यहाँ भी दूसरी 11x है, यहाँ भी 11, तो दूसरी हो गई 11x, तीसरी कितनी हो गई 15x। यानी कि तीनों संख्याओं का अनुपात भी आ गया 7, 11, 15। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो दूसरी संख्या दे रखी है वो 11 है, और इधर भी अगर ये अनुपात जो 11, 11 ये अलग होता ना, मान लो ऊपर 11 है नीचे 9 है, तो ऊपर वाली संख्या को 9 से गुणा करते, नीचे वाले को 11 से, क्योंकि दो अनुपात बराबर बनाते। क्योंकि जो दूसरी संख्या वो दोनों में कॉमन है, तो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये संख्या होगी 3, एक संख्या होगी 7x, दूसरी होगी 11x और तीसरी होगी 15x। ठीक है, अब इन तीनों का जोड़ दे रखा है, तो तीनों को जोड़ दो, 7, 11 और 15x को, और ये दे रखा 396 के बराबर। इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7, 11, 18, 7, 15, 33x। 33x आ गया 396 के बराबर। x की वैल्यू कितनी आएगी? 12। x की वैल्यू 12 आ गई, तो पहली संख्या कितना आएगी? 12 गुणा में 7 करेंगे तो 12 7 84 आ जाएगी। तीसरी संख्या कितना आएगी? 15 गुणा में 12 करेंगे तो 180 आ जाएगी। अब इसने पहली और तीसरी का अंतर पूछा है, तो 180 में से 84 घटा दो। 180 में से
84 घटा दो, वो तीसरी संख्या आ जाएगी, उत्तर आएगा 96। और ये दिया गया है ऑप्शन सी में। समझ गए? ए बी सी ये तीनों का अनुपात दे रखा है, इन तीनों का जोड़ दे दिया 396। ठीक है, पहली और तीसरी का अंतर निकालना है। ऐसे भी निकाल सकते हो, पहली 7x तीसरी 15x, इनका अंतर कितना आ जाएगा 8x, x का मान कितना है 12, तो 12 गुणा 8 कर दो 96 आ जाएगा, सीधा ऐसे निकाल लो चाहे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है सवाल नंबर 73। 4/5 में कितना जोड़े कि 5/4 हो जाए? 4/5 में x जोड़े कितना हो जाएगा 5/4। x का मान क्या आएगा 5/4 में से 4/5 घटा दो, 5 चौक 5 5 25 माइनस 16 कितना आएगा 9, 9/20। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो स्टेटमेंट प्रश्न में दे रखी है वो चीज़ ऐसे ही कर लो कि भाई 4/5 में कितना जोड़े कि 5/4 हो जाए, तो 4/5 में हमने x जोड़ दिया, कितना बनाना है 5/4, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 74 आगे। 20, 40, 25 और 30 इनका एलसीएम बताओ। इनका एलसीएम आपको बताना है। 20, 40, 25 और 30 इसको सीक्वेंस में लिख लो भाई, 20, 25, 30 और 40 इनका एलसीएम बताना है। ऐसे कर दो, पहले 5 से भाग जाएगा, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 8 40। उसके बाद ये 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 5 का 5 रह जाएगा, और 2 तिया 6, 2 चौकी 8। ठीक है, इनका ये एलसीएम निकालना, और एलसीएम इनका टोटल आ जाएगा 600। एलसीएम जो इनका टोटल आएगा वो आएगा 600। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है सवाल नंबर 75 और ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सबसे पहले ये सोल्व करना है। इसका जो मान आएगा 5/8 माइनस 3/8, तो ये कितना हो जाएगा 2/8। ठीक है, 2/8 बचेगा, 5/8 में से 2/8 घटा दो, कितना बचेगा 3/8। अब 5/8 में से फिर 3/8 गया तो फिर 2/8 बचेगा। 2/8 का मतलब कितना होता है लास्ट में 1/4। ये सारा सोल्व होकर आएगा 1/4। ऑफ का मतलब होगा गुना 3.6, तो ये 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 0.9 आ जाएगा ये, माइनस 0.8/10 करेंगे तो यानी कि 0.08 आ जाएगा। ठीक है, 0.9 में से 0.08 घटाना है, ये आएगा 0.82। ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा। सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट वाला सोल्व करना है। सबसे पहले लघु ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर धनु ब्रैकेट सोल्व होएगा, और लास्ट में ये भार वाला गुरु ब्रैकेट सोल्व होगा। ठीक है, ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा इसका। अगला है सवाल नंबर 76। सवाल नंबर 76 क्या दिया है? कोई निर्माता किसी वस्तु की कीमत पर 1200 रुपये अंकित करता है। एमआरपी कितना है 1200 रुपये। उसे किसी विक्रेता को 10% छूट पर बेचता है, यानी कि उसको 90% रेट पर बेचेगा, तो कितने में बेचा होगा? इसको 12 नहीं में 108 यानी कि 1080 में उसने बेचा होगा। भाई किसी चीज़ पे 1200 रुपये एमआरपी लिख दिया उसने, 10% छूट पर बेच दिया, तो उसका 90% तो बेचेगा, तो 1200 का 90% हो गया 1080। 1080 पर इसे बेच दिया। नकद में भुगतान करने के लिए विक्रेता को उसके कुल भुगतान पर 5% की छूट और मिलती है। जो 1080 था ना, इस पर 5% की छूट और मिलती है, तो विक्रेता निर्माता को कितनी राशि का भुगतान करेगा? तो इसका 95% देगा। भाई 1080 तो हमारा आ गया था 10% छूट के बाद, लेकिन इस पर 5% छूट और दे दी, तो 1080 का 5% निकाल के वो घटा दो, या फिर 1080 का सीधा 95% निकाल दो। ठीक है, 1080 का हम 95% निकालेंगे तो कितना आएगा 1026। 1026 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, सवाल नंबर 76 का। आगे है सवाल नंबर 77। इसमें दिया है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है 8। यदि इसमें अगली विषम संख्या को शामिल किया जाए तो इन पांचों का नया औसत क्या हो जाएगा? देखो, 2 तरीके से सवाल हम इसमें कर सकते हैं। पहली बात तो सीधा सा कर सकते हैं, देखो 4 संख्याएं हैं, बीच का अगर विषम संख्या दे रखी है ना, यहाँ भी विषम है, यहाँ भी, ये सारों विषम है। 4 संख्या को अगर एवरेज निकालना तो ये बीच वाली संख्या है, ये इन दोनों के बीच में रहेगी। अगर 8 औसत दे रखा तो एक संख्या यहीं पर 7 आएगी, एक 9 है, इसका मतलब ये पहले वाली 5 है और ये 11, ये 4 विषम संख्याएं हैं। अब इसने कहा कि अगर एक संख्या और शामिल कर ली जाए अगली, तो अगली कौन सी करेंगे? शामिल 13। तो इनका नया एवरेज क्या होगा? तो अगर ये 5 संख्याएं तो एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होगी। अगर देखो संख्याएं दे रखी है कितनी भी, लगातार क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है, तो अगर विषम संख्याएं दे रखी है टोटल ये सारी, तो बीच की संख्या एवरेज होगी।
अगर ये संख्याओं की संख्या सम है भाई, 4 है, 6 है, तो बीच की जो संख्याएं हैं उनके बीच की संख्या एवरेज होगी। ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा क्या दे रखा है भाई, एवरेज दे रखा 8। एक संख्या और बढ़ेगी तो 8 एवरेज का मतलब क्या है, इससे पहले वाली संख्या 7 है, इससे आगे वाली 9 है। एक संख्या और बढ़ेगी तो अगला नंबर इसका एवरेज हो जाएगा। अगर एक संख्या हटाते तो पीछे वाला संख्या एवरेज हो जाती। तो पहले 8 एवरेज था, अब एवरेज कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एक नंबर बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 77 का। अगला है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 है, ये लाभ हानि का प्रश्न है और इसमें दिया है 2 बाइकों का क्रय मूल्य 50,000 रुपये टोटल। दोनों 2 बाइकों का रेट मिलाकर टोटल 50,000 रुपये है। पहली बाइक को 20% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर बेच दिया। ओके, आगे लिखा है कि यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो बेची गई दूसरी बाइक का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, पहले तो देखा है दोनों का टोटल 50,000 रुपये की है दोनों बाइक। ठीक है, दोनों का रेट जोड़ दिया, क्रय मूल्य 50,000 रुपये है। हमें ये नहीं पता कि पहले कितने की है दूसरी कितने की है। देखो, इसने कहा कि पहली बाइक को 20% लाभ पर बेचा। 20% लाभ का मतलब 1/5, यानी कि 5 रुपये की चीज़ कितने में बेची, 6 पे बेची है। 5 रुपये की चीज़ कितने में बेच दी, 6 पे बेच दी। दूसरी पर 20% हानि, यानी कि 5 रुपये की चीज़ कितने पर बेची, 4 की बेच दी। ठीक है, इसके बाद इसने कहा कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो इसका तो विक्रय मूल्य 6 था और इसका 4 थे, बराबर करो तो 6 दूनी 12, 4 ते 12, 12 हो जाएगा ना। इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से, या फिर इसको 4 से गुणा कर दो, ऊपर वाले को 6 से, बात बराबर ही है। तो ये करेंगे तो पहले वाले का क्रय मूल्य आएगा 10, विक्रय मूल्य हो गया 12। दूसरे वाले का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15, और विक्रय मूल्य कितना हो गया 12। इनका विक्रय मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य दोनों का जोड़ दो। पहले वाले का क्रय मूल्य 10 आ गया, दूसरी का 15, टोटल कितना हो गया क्रय मूल्य 25। हमारे पास 25 का मान कितना दे रखा है, 50,000, यानी कि कितना गुना दे रखा है, 2000 गुना। दूसरी बाइक का क्रय मूल्य पूछा है तो 2000, 15 का 2000 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 30,000। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में बस एक चीज़ ध्यान देने, इनका विक्रय मूल्य बराबर दिया है तो 6 और 4 को बराबर बनाएंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा 12, तो इसको 12 बना दो, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे करो भाई, 5 की चीज़ 6 में बेची तभी लाभ हो गया 20%। 20% आने का मतलब 5 की चीज़ 4 में बेची। ये दोनों बराबर करेंगे ना तो इसको 4 से गुणा कर दो, नीचे वाले को ऊपर वाले से गुणा कर दो, ऊपर वाले को नीचे वाले से। ये विक्रय मूल्य इनका बराबर हो जाएगा 24। इधर एक क्रय मूल्य अलग अलग आ जाएगा। इसका क्रय मूल्य कितना आएगा 5 चौक 20 और नीचे वाले का कितना आएगा 6 5 30। टोटल क्रय मूल्य 50 हो गया और इसने देवी 50 रखा। ऐसे कर लो तो नीचे वाले का क्रय मूल्य पूछा कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। ऐसे कर लो चाहिए, ऐसे ठीक है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है सवाल नंबर 79 79। यदि 1200 रुपये की राशि 4 साल में मिश्र धन 1800 रुपये है तो ब्याज की दर बताओ। देखो मिश्र धन है, ब्याज मूलधन दे रखा 1200, तो ब्याज कितना हो गया 600। तो दर का फार्मूला क्या होगा, ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन और गुणा में समय कितना 4 साल। 6 दूनी 12 और ये 4 से काटेंगे 25, 25 बटे 2 का मतलब 12.5%। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। साधारण ब्याज का सीधा फार्मूला है ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में समय, दर निकालने के लिए। ठीक है, अगर नहीं याद होता तो उसमें रख दो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। जो मान दे रखा वो रख दो, दर निकालने दर की जगह x रख दो, उत्तर निकल जाएगा। आगे है सवाल नंबर 80। इसमें दे रखा है 40% अंगूर के रस का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 25% अंगूर के रस में 45% दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए। देखो दूध दे रखा है 45%, ठीक है, कितने परसेंट दूध उसमें मिलाना है 25% वाले में। ओवरऑल मिलना कितना है हमें 40%। इनका अनुपात पूछा है तो 25 40 गया तो कितना बचेगा 15 और ये कितना बचेगा 5, यानी कि 3:1। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। किस अनुपात में मिलाना है 3:1 में। एलिगेशन का फार्मूला लेगा सीधा का सीधा लगेगा। सवाल नंबर 81। सवाल नंबर 81 दिया है कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 7:6 है, यानी कि ए की क्षमता है 7 और बी की क्षमता है 6। एक साथ काम करते हुए उस काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। दोनों की क्षमता कितनी होगी 13 होगी भाई। दोनों की 13 की क्षमता से अगर 21 दिन में काम करें तो टोटल काम कितना हो गया 21 गुणा में 13। ठीक है, ये इनका टोटल काम हो गया। 21 गुणा में 13 करेंगे तो 273 आ जाएगा। टोटल काम कितना हो गया हमारा 273 हो गया।
इसके बाद उसने पूछा है कि अकेले बी 26 दिन में उस काम का कितना भाग पूरा करेगा। देखो आसान सवाल है, समझने का सवाल है। इनकी क्षमता मान ली, ए की क्षमता 7 है, बी की 6 है, तो ए और बी की टोटल क्षमता कितनी होगी, 7 और 6 करेंगे 13 होगी। दोनों एक साथ एक काम को 21 दिन में करते, तो टोटल काम कितना हो गया, 21 गुणा में 13, टोटल क्षमता से गुणा कर देंगे तो कितना काम हो गया, टोटल 273। इसने कहा कि जो टोटल काम है ना 273, इसको बी 26 दिन में कितना कर लेगा। 273 टोटल काम है, 26 दिन में बी करेगा, और बी की क्षमता कितनी है, 6 की क्षमता से 26 गुणा 6, ठीक है। 26 गुणा 6 करें कितना आएगा, 156। तो 156 कितना हिस्सा होगा 273 का, तो 156 बटे में 273 यानी कि 4/7वां हिस्सा कर लेगा। ये कितना काम पूरा करेगा, ये 4/7 करेगा। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका, सवाल नंबर 81 का। आगे है सवाल नंबर 82। सवाल नंबर 82 में दिया है किसी यात्रा का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया जाता है। यात्रा का 1/4 भाग 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया जाता है। यात्रा का शेष भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया जाता है। पूरी यात्रा की औसत गति बताई। ठीक है, सीधा सा फार्मूला लगाना, सारे फार्मूले छोड़ दो। आपको एक फार्मूला बताओ, चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे में कुल समय, ये औसत गति आ जाएगी। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। हमने मान लिया कुल दूरी कितनी थी, x, टोटल दूरी कितनी थी x। अब x टोटल दूरी में से x में से कितने की स्पीड से गया, एक तो 40 की स्पीड से जाएगा, कितना हिस्सा, x/3 हिस्सा, जमा x/4 हिस्सा कितने पे गया, 35 की स्पीड से, जमा x का कितना हिस्सा बच गया, 1/3 और 1/4 में से गए तो 5/12वां हिस्सा बच गया, कितने की स्पीड से, 45 की स्पीड से। इन तीनों को जोड़ के x बटे में इनके भाग कर दो, ठीक है, अटपटा सा उत्तर आएगा और यह आएगा 7560 बटे में 187, 7560 बटे में 187, ये ऑप्शन डी वाला इसका उत्तर आएगा। देखो इस सवाल में ना डाटा कुछ ऐसा दे रखा जो कटता नहीं है, नहीं तो ऐसे सवालों में सीधा सीधा डाटा दिया जाता है जो कट जाए आपस में, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आराम से करना, तसल्ली से। फार्मूला लगेगा कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमने शुरू में x मान ली। अब इसने दिया कि 1/3 भाग 40 की स्पीड से चलता है, 1/3 यानी कि x/3 कितने की स्पीड से चलता है, 40 की स्पीड से, दूरी बटे में इससे भाग देंगे, समय निकल जाएगा। प्लस दूसरा है 1/4 x/4 कितने की स्पीड से, 35 की स्पीड से, बच गया कितना, 5/12 बच गया। 1/3 और 1/4 घटा दो एक में से तो 5/12 आएगा। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। आगे है सवाल नंबर 83। किस संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या होगा, रैशनल नंबर होगा। कहने का मतलब है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा, पॉइंटों में नहीं आएगा, ये पूछा है। ये आपको वर्गमूल का ध्यान होना चाहिए। और ये जो 34,225 है ये होता है 185 का वर्गमूल। ऑप्शन डी उत्तर आएगा। इसने पूछा किस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा। देखो किसी भी संख्या का वर्गमूल के इकाई का अंक ध्यान रखना, इकाई का अंक 3 नहीं होता, 2 नहीं होता और 8 नहीं होता। ये तो ऐसे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। इकाई का अंक कितना होएगा, 1 होता है, 4 होता है, 9 होएगा, 6 होएगा, 5 होएगा, इसके अलावा और कोई इकाई का अंक नहीं होता। जो वर्गमूल निकालते हैं हम किसी का अंतिम जो अंक होता है वो 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 8 नहीं होता। तो इसका मतलब इन तीनों का तो वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, इसका ही निकलेगा, ऑप्शन डी वाले का, ठीक है। अगला है सवाल नंबर 84। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,82,240 है। तो 2 साल पहले की जनसंख्या पूछी इसने, 2 साल पहले की इसने जनसंख्या पूछी है। 5% का मतलब क्या है, 1/20 यानी कि 20 से 21, 20 से 21 ये हिसाब इसमें दे रखा है, ठीक है। अब फिलहाल जो जनसंख्या वो 2,82,000 हो रखी है। 20 से 21 का मतलब क्या है, 400, और ये कितना हो जाएगा, 441, ठीक है। 441 का मान इसने दे रखा है, कितना हो गया वर्तमान में, 2,82,240, ठीक है। 441 का मान दे रखा, हमने 400 का निकालना है। तो 2,82,000 इसको 441 से भाग दे दो और 400 से गुणा कर दो, ये आएगा 2,56,000। ऑप्शन डी उत्तर आएगा। एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका है भाई हर साल 5 बढ़ रहे, तो पहले 100 थी, अगले साल 105 होगी। पहले जनसंख्या 100 थी, अगले साल 105 हो गई, तो कितना आ जाएगा, 2,82,240 था, इसका कितना हो गया, 100/105, क्योंकि पीछे की पूछी है, 100/105 से 2 बार गुणा करनी है। अगर ये 2 साल बाद की पूछता तो हम इसको उल्टा गुणा करते 105/100 से, ये ध्यान रखना है। इसने 2 साल पहले की पूछे तो 100/105 गुणा में 100/105,
ठीक है, उत्तर आ जाएगा 2,56,000, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 85 है, ये बार डायग्राम है, ये आपको खुद से ग्राफ वाला है, ये आपको खुद से सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे 15 सवाल थे गणित के। गणित हमारा पूरा हो गया यहाँ पर। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा नॉलेज हब के नाम से। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। और आगे अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 42 में अब लास्ट पोर्शन कर रहे हैं रीजनिंग। यहाँ से हमारी रीजनिंग शुरू होती है सवाल नंबर 86 से। सवाल नंबर 86 में दिया है कथन और निष्कर्ष। कुछ कथन दे रखे हैं, उसके आधार पर हमें निष्कर्ष निकालना है कि निष्कर्ष सही है या गलत है। पहला कथन है कि सभी जो वर्त स्क्वायर हैं वो सर्कल हैं। ये स्क्वायर हो गए, ये सारे स्क्वायर क्या हैं, सर्कल हो गए। कुछ रेक्टेंगल है वो भी सर्कल हैं, तो कुछ रेक्टेंगल है वो भी सर्कल हैं। ये ऐसे आएगा, कुछ रेक्टेंगल है जो सर्कल है, कुछ ट्रायंगल है जो रेक्टेंगल है, ये कुछ ट्रायंगल है जो रेक्टेंगल है, और सारी ट्रायंगल है वो हेक्सागन है। ये ऐसे आ जाएगा। ये स्क्वायर हो गया, ये सर्कल हो गया, ये क्या हो गया, रेक्टेंगल, ये क्या हो गया, ट्रायंगल, और ये क्या हो गया, हेक्सागन। ये डिटेल इसने दे रखी है। अब निष्कर्ष आते हैं। पहला निष्कर्ष है कि कुछ ट्रायंगल जो है वो स्क्वायर है, सर्कल है, वृत्त है ना। कुछ ट्रायंगल जो है वो सर्कल हैं, कुछ ट्रायंगल जो है वो सर्कल है, इनका कोई संबंध नहीं दे रखा सर्कल और ट्रायंगल का। इसका मतलब जो निष्कर्ष एक है वो गलत है। दूसरा निष्कर्ष दे रहा है कि कुछ जो रेक्टेंगल है वो हेक्सागन है। बिल्कुल, रेक्टेंगल और हेक्सागन का ये एरिया कॉमन है। इसका मतलब निष्कर्ष 2 सही है। तीसरा दिया है कुछ ट्रायंगल रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों हैं। ऐसा तो गलत है भाई, रेक्टेंगल तो है लेकिन स्क्वायर का इनका कुछ भी नहीं दे रखा, ये गलत है। चौथा है कि कुछ स्क्वायर जो है वो हेक्सागन है। स्क्वायर और हेक्सागन का कोई संबंध नहीं दिया। इसका मतलब निष्कर्ष 4 भी गलत है। इस सवाल में केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, और ये बात लिख रखी है इन्होंने ऑप्शन सी के अंदर। केवल निष्कर्ष ऑप्शन डी के अंदर केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। सवाल नंबर 87 है, फैमिली रिलेशन का सवाल है। कवि का परिचय देते हुए वीणा ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी, इसका मतलब वीणा खुद हो गई, के पुत्र वीणा का बेटा, की बहन यानी कि वीणा की बेटी है। तो वीणा कवि से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या लगी कवि की, माँ ही तो लगी। क्या लगेगी, माँ लगेगी। देखो जो लाइन दे रखी है ना, शुरू से ही सोल्व करते चलो, अपने आप उत्तर निकल जाएगा। उसके पति की पत्नी यानी कि खुद हो गई, उसका पुत्र यानी कि उसका बेटा हो गया, उसकी बहन यानी कि उसकी बेटी हो गई, तो क्या लगेगी, उसकी माता लगेगी। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। 88 का है ये फैमिली रिलेशन का, ये आपको खुद से बना लेना, ठीक है। और इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा JP की बेटी है। ये एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट इसमें सही आएगी, ठीक है। ऑप्शन ए उत्तर आएगा। आगे दे रखा सवाल नंबर 89, और सवाल नंबर 89 जो दे रखा है ये दे रखा है डायरेक्शन का। डायरेक्शन का सवाल जो सोल्व करना है, उसको सोल्व करने से पहले आपको डायरेक्शन बना लेनी है। सबसे पहले ऐसे 4 डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब जो व्यक्ति जिस दिशा में दे रखा उस दिशा में आपको कर लो, ठीक है। जो व्यक्ति जिस दिशा में दिया गया है उस हिसाब से आपको करना है। क्या दे रखा है, कमल जो है वो 82 मीटर है सारिका के नॉर्थ साउथ में। अगर यहाँ पे सारिका है तो सारिका का नॉर्थ, क्या दे रखा, सारिका के नॉर्थ वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट ये कोना बनेगा ना, तो सारिका के नॉर्थ वेस्ट इधर हो गया। कमल हो गया कितने मीटर पर, 82 मीटर पर। मुरली है वो नॉर्थ ईस्ट है सारिका से, नॉर्थ ईस्ट इधर होगा, ये मुरली हो गया 82 मीटर पे। तो मुरली इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कमल, ये कमल के हिसाब से मुरली इस दिशा में, ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। कौन सी दिशा में आएगा, पूर्व दिशा में, ठीक है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाए, क्योंकि दोनों की दूरी 82 मीटर है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। सवाल नंबर 90 है, कथन और निष्कर्ष का ही है, कथन और निष्कर्ष का है। इसमें देखते हैं, कथन है कि सभी कालीन लाल है, सभी कारपेट जो हैं ये क्या है, लाल है। नॉट ऑल कारपेट्स आर यूजुअली वुलन, सारे कारपेट वुलन के नहीं हैं, ये वुलन है, ये रेड है, ये कारपेट हैं। इनके बारे में नेगेटिव दे रखे कुछ का। सम वुलन आर सॉफ्ट, कुछ वुलन जो है वो सॉफ्ट हैं। ये 4 चीज़ इसमें दे रखी है। अब निष्कर्ष दे रखा है कि कोई कालीन नरम नहीं है। कालीन और सॉफ्ट का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया, कालीन और सॉफ्ट का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला दे रखा है, देखो इसमें दे रखा है कि कोई कालीन नरम नहीं है। अब कालीन अगर सॉफ्ट होएगा तो वुलन नहीं होना। अगला है कि कुछ कालीन ऊनी हो सकते हैं, कुछ कारपेट वुलन के हो सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। ठीक, कुछ कालीन वुलन हो सकते हैं। इसमें लिखा है कि देखो नॉट ऑल कारपेट्स आर यूजुअली वुलन, लेकिन कुछ हो सकते हैं। सारे की तो मना कर रखे, लेकिन कुछ कारपेट हो सकते हैं, क्योंकि उसने कहा कि आमतौर पर ऊनी नहीं है सारे कालीन। इसने पूछा कि कुछ कालीन ऊलिन हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी का पूछा। पॉसिबिलिटी वाले सारे केस सही होते हैं, ध्यान रखना। पॉसिबिलिटी वाले सारे केस इसमें सही होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें हालांकि पहले ही नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखी है, तो उनका भी नेगेटिव रिलेशन रहेगा। दोनों ही निष्कर्ष इसमें गलत आएंगे, ध्यान रखना आपको। ना तो एक का अनुसरण करता ना दो का, क्योंकि इसने पहले यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखी है पहले से ही। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, नाइदर 1 नाइदर 2, यानी कि ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 90 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 91 दे रखा कथन और निष्कर्ष का। पहला है कि जो ऑल लेपर्ड आर लॉयन, सम टाइगर आर लेपर्ड, ऐसे। अब कंक्लूजन पूछा है कि सम टाइगर आर लॉयन, बिल्कुल सही है, लॉयन बाहर का है, ये टाइगर अंदर का है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि नो टाइगर इज नो लॉयन इज टाइगर, नेगेटिव स्टेटमेंट तो दे ही नहीं रखिए, गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है, और ये दिया है ऑप्शन डी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 91 का। सवाल नंबर 92 है, ये सिटिंग अरेंजमेंट दे रखी है। 6 लड़के हैं, अलग अलग नाम के हैं, उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। अब इनकी सिटिंग अरेंजमेंट बैठानी है, जो जो जैसे जैसे बोला गया है उसके हिसाब से। ठीक है, ये आप बिठा लेना, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कैसे बैठेंगे। L N B T R W ऐसे बैठेंगे, 6 के 6। लास्ट में इसने पूछा है कि R के तुरंत दाहिने कौन खड़ा है, तो R के तुरंत दाहिने कौन खड़ा है, W खड़ा है। ऑप्शन बी इसका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन बी। 93 नंबर ये कथन निष्कर्ष का है। क्या है कि सभी दार्शनिक बुद्धिमान हैं, सभी दार्शनिक बुद्धिमान हैं। राकेश एक दार्शनिक है, ये राकेश एक दार्शनिक है और सारे दार्शनिक बुद्धिमान हैं। राकेश बुद्धिमान नहीं है या फिर राकेश बुद्धिमान है, तो राकेश क्या आएगा, बुद्धिमान आएगा, क्योंकि सारे दार्शनिक बुद्धिमान हैं और राकेश खुद एक दार्शनिक है। इसका मतलब क्या है कि राकेश एक बुद्धिमान व्यक्ति है। केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण ये करता है। ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 93 का। आगे सवाल नंबर 94, इसमें से बताना अलग क्या है। धारा, नहर, नदी और पुल। धारा भी बहती है, पानी की धारा बह रही है, नहर का काम पानी का बहने का, नदी का, लेकिन पुल एक अलग चीज़ हो गई। पुल जो है वो इनमें अलग चीज़ है। इन तीनों में पानी है, धारा में, नहर में, नदी में, लेकिन ब्रिज पानी का नहीं बना तो लकड़ी का होता अलग, लकड़ी का या सीमेंट का, किसी भी चीज़ का, वो पानी का नहीं होता। तो इसमें सबसे अलग क्या आ जाएगा, पुल आ जाएगा, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 95 दे रखा कि यहाँ पर क्या आएगा, 50, 86, फिर x, फिर 127, फिर 136। देखो उल्टा करो, इसमें कितने का गैप है, 1 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 9 का। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब तुक्का लगाओ 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 16 का गैप। 127 में से 16 गए तो कितना आ जाएगा, 111। अगर यहाँ पे 111 लेते हैं तो यहाँ पे कितने का गैप आना चाहिए, 25 का। बिल्कुल ये 25 का गैप है, और यहाँ पे 36 का गैप है, तो कितना आएगा यहाँ पे 111। क्या आ जाएगा यहाँ पर 111। 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये इनके बीच में गैप दिया है, तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 111। सवाल नंबर 96 है, और इसमें पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ई से जी पे गए, जी से एल से वी पर, वी से एम पर। देखो ई से जी गए तो कितना बढ़ गया, 2, जी से एल गए तो 5, एल से वी गए तो 10, और वी से आगे गए तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे कितना बढ़ गया, 3, यहाँ पे 5, आगे कितना बढ़ेगा, 7, तो यानी कि 17 का गैप। वी में 17 जोड़ेंगे तो 17 नंबर के बाद क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, पहले 2 का गैप, फिर 5 का, फिर 10 का, फिर 17 का। विषम संख्याओं का गैप हो रहा है, 2 के बाद 3 का गैप, फिर 5 का गैप, फिर 7 का गैप। तो क्या आएगा यहाँ पे, एम आ जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा इसका। सवाल नंबर 97 दे रखा है, एस बी का है वी वाई, ऐसे ही जी एन का रिलेशन किससे होगा। एस, देखो एस से वी पर गए,
एस से वी पर गए तो TUV, बी से वाई पर गए तो 3 कम है, ऐसे जी से 3 ऐड करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा J, और एन में से 3 घटा के जोड़ेंगे तो क्या आएगा K। ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा। क्या आएगा? ऑप्शन डी। पहले 3 जोड़ना है और आगे वाली संख्या में 3 घटाना है। ठीक है, ये इसमें ट्रिक लगेगी। सवाल नंबर 98 दिया है, जैसे मंगलवार का संबंध है शनिवार से, तो मई का संबंध किससे होगा? मई का संबंध किससे होगा? देखो, मंगलवार के कितने दिन बाद शनिवार आता है? 4 दिन बाद। तो मई के 4 महीने बाद कौन सा महीना आएगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कौन सा महीना आएगा? सितंबर। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 4 दिन का गैप है तो 4 महीने का गैप है। सवाल नंबर 99 है, इसमें बताना कि कौन सा पैटर्न आएगा यहाँ पर, कौन सा पैटर्न ये फॉलो करेगा सवाल नंबर 99 में, और ये आकृति 1 आ जाएगा, आकृति 1 वाला। 100 नंबर का सवाल है, प्रश्न नंबर 100, और इसमें आपको बताना यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, और ये आएगी ऑप्शन बी वाली। कौन सी आएगी? ऑप्शन बी वाली। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 42, 100% हमने कर लिए हैं। 41 प्रैक्टिस सेट हो चुके, प्रैक्टिस सेट नंबर 42 हमने करा है। CET का पेपर कभी भी हो सकता है, अगस्त में, जुलाई में, अपनी तैयारी करते रहो। उसी पेपर के आधार पर ये प्रैक्टिस सेट हमने तैयार कर रखा है। जो पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले, टेलीग्राम पर भी जुड़ जाए PDF के लिए। टेस्ट सीरीज आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा दी गई है ये। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 42 जो आज हमने करा है। सभी प्रश्न का डिटेल में सॉल्यूशन हमने देखा है। हरियाणा CET एग्जाम टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट नंबर 42। कुछ पूछना हो, कोई सवाल पे डाउट हो तो कमेंट कर देना नीचे। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 43 के साथ। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।